औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो ये न्यू यूट्यूब चैनल है वो है इंडस लॉ डेवलपर्स। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी वो सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो इसके पॉलिटिकल फेजेस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो है पॉलिटिकल फेजेस को समझने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को समझना बहुत ही नेसेसरी है। इसकी वजह से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो है एक मेन टॉपिक है जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके पाकिस्तान स्टडी और लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के लिए ये एक बेहतरीन टॉपिक है। तो हम इसको बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन all the provinces were to join the federation automatically. In case of a state, they were given two options to join the same or not. The federal legislation was to be bicameral, consisting of the Federal Assembly and the Council of State. ये जो एक्ट था ये फेडरलिज्म स्टेट जो होती है उसका एक्ट था, और इसमें जो है वो ऑप्शन दिया गया था प्रोविंसेस जो है वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर जाएंगे जो है फेडरल स्टेट को, और जो बाकी प्रिंसली स्टेट थी जैसे खैरपुर या इंडियन में नागापुर लैंड या जो भी स्टेट्स थे वहाँ के, उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि भाई आप चाहें तो ये फेडरलिस्ट ज्वाइन करें, चाहें तो ना करें इसी में। और ये बायकैमरल सिस्टम जो है उसमें लेजिस्लेशन का बायकैमरल सिस्टम था जो कि आजकल हमारे यहाँ भी है, बीच में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 में नहीं था, 1956 में था, और जो है बाद में 1973 में आ गया ये लेजिस्लेशन सिस्टम जो है पाकिस्तान का, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बात हो रही है इंडियन एक्ट 1935 की। तो उसमें जो है फेडरल असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये जो है बोथ फेडरल असेंबली was the lower house and the council of state was the upper house। अभी इस एक्ट को समझने के लिए हमें इसके जो है वो बेसिक समझने पड़ेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इज नोन एज मास्टरपीस ऑफ ड्राफ्ट्समैनशिप वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 2 अगस्त 1935। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वजूद में कब आया? ये वजूद में आया 2 अगस्त 1935 को। जो है इसकी इनेक्टमेंट जो है वो बाद में हुई, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन इसके जो है वो मेन फीचर्स जो है हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दिस एक्ट कंसिस्टेड ऑफ 321 सेक्शंस, 10 शेड्यूल्स एंड 2 पार्ट्स, प्रोविंशियल पार्ट एंड फेडरल पार्ट। द साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज एंड जो है ये 321 सेक्शन जो है वो अपने आप में लिए हुए है, 10 शेड्यूल इसके हैं, और जो है वो 2 पार्ट्स है, प्रोविंशियल एंड फेडरल पार्ट जो है इसका, ये दोनों इसमें बताए गए हैं। अभी जो है हम आगे चलते हैं। फेडरल असेंबली जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, इसका जो टर्म था वो 5 ईयर का था, और इसके जो 125 इंडियन स्टेट्स नॉमिनेशन करेंगे। जो इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट थी या जो भी स्टेट्स जो ब्रिटिश से अलग थी वो 125 मेंबर इसके चुनेंगे, और जो 250 फ्राम प्रोविंसेस इन डायरेक्ट इलेक्शन कैन कम इन लाइन। जैसे कि हम सेनेट के मेंबर चुने जाते हैं पाकिस्तान में, वैसे ही 250 मेंबर जो है प्रोविंसेस चुनेंगे फेडरल असेंबली यानी लोअर हाउस के। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी अपर हाउस, जिसे आज पाकिस्तान में सेनेट का नाम दिया गया है, ये जो है परमानेंट होगा, वो डिज़ोल्व नहीं हो सकेगा। 104 सीट्स फ्राम नॉमिनेशन जो कि नॉमिनेशन के थ्रू चुनी जाएंगी, एंड 156 फ्राम प्रोविंसेस डायरेक्ट इलेक्शन ऑन कम्युनल लाइन। ये जो है 156 जो है सीटें वो जो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू दी जाएंगी। 1/3 वाज टू रिटायर एवरी 3 ईयर्स। इसमें जो है एक 1/3 जो है हिस्सा जो असेंबली का जो मेंबर्स हैं वो हर 3 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाएंगे, यानी उनके बाद न्यू मेंबर्स चुने जाएंगे। अभी आगे चलते हुए हम आते हैं द फेडरल असेंबली को डिस्कस करते हैं। फेडरल असेंबली ड्यूरेशन 5 ईयर्स, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स होगी, और ये ड्यूरेशन कब स्टार्ट होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ इट इज़ फर्स्ट मीटिंग, जो उनकी फ़र्स्ट मीटिंग होगी। जैसे कि हमारे यहाँ आज पाकिस्तान में हो रहा है कि फ़र्स्ट ये ड्यूरेशन कब स्टार्ट होती है? जब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो चुना जाता है तब ये स्टार्ट होती है, यानी फ़र्स्ट सेशन जो होता है असेंबली का उसमें चुना जाता है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भी मिसे दोहराने का ये मकसद है कि वही सिस्टम चल रहा है, लेकिन जो नाम है
जो कुछ चेंजेस की गई हैं वही हैं, लेकिन सिस्टम वही चल रहा है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड इट वाज टू बी डिजोल्व ऑटोमेटिकली। जो टाइम पीरियड इसका जो वो पूरा हो जाता था तो ये असेंबली डायरेक्ट डिजोल्व हो जाती थी। काउंसिल ऑफ स्टेट पे अब आ जाते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी अपर हाउस गिवन टू बी अ परमानेंट बॉडी ऑफ विच 1/3 मेंबर वर टू रिटायर आफ्टर 3 ईयर्स, जो कि हमने पहले भी पढ़ा उस चार्ट में जो दिया गया है। तो हर जो है 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, जो है हर 3 साल के बाद वो फिर न्यू चुने जाएंगे। द इंडियन स्टेट टू सेंड 1 to 5 यानी 125 मेंबर्स टू द फेडरल असेंबली एंड 104 मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ द स्टेट। जो है इंडिया की स्टेट्स जो हैं 125 मेंबर जो फेडरल असेंबली को देंगी और 104 मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट को देंगी। The provinces were to send 250 to the Federal Assembly and 156 to the Council of State। जो प्रोविंसेस हैं वो 250 मेंबर जो हैं वो फेडरल असेंबली को भेजेंगे और जो 156 मेंबर है वो काउंसिल ऑफ स्टेट को भेजेंगे। अभी इस पे आगे चलते हैं। पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेशन के पावर हैं वो किन के पास होंगे, क्या होंगे, वो डिस्कस करते हैं। द पावर्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर वर सेवरली रिस्ट्रिक्टेड। There was some of subjects on which neither federal legislature nor provincial legislature could legislate। इसमें जो है वो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कुछ जो है लिस्ट्स उनको प्रोवाइड की थी जिनमें ये बताया गया था कि आप इन चीज़ों पे कानून बना सकते हैं, इन पे नहीं बना सकते। तो जो है उनको जो जुरिस्डिक्शन थी उनकी बताई गई थी, जैसे हम कानून में जुरिस्डिक्शन पढ़ते हैं कोर्ट्स की, या ऐसे ही उनको लेजिस्लेशन की जुरिस्डिक्शन बताई गई थी कि भाई आपको इन चीज़ों पे कानून बनाना है, इन चीज़ों पे नहीं बनाना। They could make any law depending on provisions of Government of India Act 1935 for the benefit of British India। वो जो है 1935 के मुताबिक इंडियन एक्ट के मुताबिक कोई भी कानून बना सकते हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया के फ़ायदे में हो। They did not any right to amend or abolish the provision of the 1935 Act। उनको किसी भी किस्म का कोई इख्तियार नहीं था कि वो कोई अमेंड करें या अबॉलिश करें 1935 एक्ट में। ये आप खुद सोच सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क में जो जिसमें लेजिस्लेशन बहुत ज़रूरी होती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें अमेंडमेंट वक्ती तौर पे की जाती हैं, तो ये भी पावर इनको नहीं दिया गया था कि आप इसमें अमेंड कर सकते हैं या अबॉलिश कर सकते हैं। अब जो चलते हैं थोड़ा मैं इस पर ओवरव्यू दे दूँ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन का। द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है दिस एक्ट क्रिएटेड बाय कैमरल लेजिस्लेचर इन 6 प्रोविंसेस consisting of legislature council upper house and legislative assembly lower house। They were empowered to legislate all subjects including in provincial concurrent लिस्ट्स प्रोवाइडेड दैट सच लॉज डिड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद फेडरल लॉज। इसमें भी यही बात आ गई को जो उनको लिस्ट्स दी गई हैं उनके मुताबिक कानून बनाएंगे और जो कानून प्रोविंशियल असेंबलीज बनाएंगे वो किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे फेडरल स्टेट जो फेडरल जो असेंबली है उसके कानून के मुतजाद नहीं होंगे। और जो एक चीज़ पे फेडरल लेजिस्लेशन जो है वो अपना कानून बना चुकी है तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी नहीं कि वो उस पर कानून बनाए या उसमें अमेंडमेंट के लिए कुछ कहे। अभी जो हम आते हैं आगे चलते हैं गवर्नर जनरल। ये जो गवर्नर जनरल है ये एक मेन सब्जेक्ट मैटर है 1935 एक्ट का। गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ फेडरल लेजिस्लेशन ऑन एनी डिस्प्यूट अकर बिटवीन 2 हाउसेस। जो है गवर्नर जनरल को ये अथॉरिटी थी, ये उनके पास इख्तियार था कि वो दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग में बुला सकते थे किसी मसला जो कि ज़ाहिर होता है अपर हाउस या लोअर हाउस दोनों के बीच में। अभी हम आते हैं जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के गवर्नर की। द प्रोविंशियल गवर्नर were made responsible for peace and order, financial stability, credit, all India services, that state prevention of discrimination against British subject। ये जो है गवर्नर जो है वो ज़िम्मेदार होगा किसी भी अनलॉफुल मैटर जो लॉ मेंटेनेंस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो क्रेडिट है उसका ज़िम्मेदार होगा। ये सारे जो इख्तियारात हैं गवर्नर के पास हैं। अभी आते हैं द फंक्शंस ऑफ द क्राउन with regard to Indian states were to be performed in India by his representative who was Viceroy himself।
जो बादशाह के हुक्म हैं इंडियन स्टेट में वो परफॉर्म किए जाएंगे वायसरी जो कि खुद हैं। देयर वाज नो सिंपल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन इन सेंटर एंड यूनिट्स। इसमें जो है वो कोई भी ज़्यादातर पावर्स की जो है डिवीज़न नहीं है सेंटर और यूनिट्स के बीच में। प्रोविज़न वाज मेड फॉर 3 लिस्ट्स। जो प्रोविज़न था वो 3 लिस्टों में बनाया गया था। एक जो है फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरर लिस्ट। द फेडरल लिस्ट गवर्नमेंट वाज अथोराइज्ड टू पास लॉ ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन दियर लिस्ट। जो है फेडरल गवर्नमेंट को जो ये अथोराइज किया गया था कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे वो कानून दिए बना सकते हैं जो उनकी लिस्ट में दिए गए हैं। अभी आगे चलते हैं। द सब्जेक्ट गिवन इन द प्रोविंशनल लिस्ट वाज विद इन द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। जो कि प्रोविंशनल लिस्ट जो है दी गई थी एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को, उनमें उनकी जुरिसडिक्शन बताई गई थी कि आप इन चीज़ों पे कानून बना सकते हैं और उन पे नहीं। एज रिगार्ड द कंकरेंट लिस्ट बोथ द फेडरल लेजिस्लेशन एंड प्रोविंशनल लेजिस्लेशन कुड पास लॉ ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द लिस्ट। जो कि उनको लिस्ट दी गई थी कंकरेंट में, ये जो फेडरल लेजिस्लेशन और प्रोविंशनल लेजिस्लेशन है ये दोनों लॉ पास कर सकते थे उसके सब्जेक्ट मैटर पे। इफ़ अ लॉ वाज पास्ड बाय फेडरल लेजिस्लेशन ऑन एनी सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट द प्रोविंशनल लेजिस्लेशन कुड नॉट मेक एनी लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट आफ्टरवर्ड्स। जो कोई भी चीज़ फेडरल लेजिस्लेशन ने उस पर कानून पास किया है इन कंकरेंट लिस्ट द प्रोविंशनल जो लेजिस्लेशन है उस पर कोई भी कानून नहीं बना सकती। The Act of 1935 for Diarchy at Center. The Diarchy was abolished in the provinces, was introduced at the center. Certain federal subjects were reserved in the hands of the Governor General. जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट थे फेडरल के वो गवर्नर जनरल के हाथ में थे। टू एडमिनिस्ट्रेट बाय हिम विथ असिस्टेंट ऑफ नॉट मोर देन 3 काउंसलर्स। जो है वो एडमिनिस्ट करता है किसी भी चीज़ को, उसमें जो उसके असिस्टेंट हैं जो काउंसलर जिनको नाम दिया गया था वो 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। द रिजर्व सब्जेक्ट वार डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जो है इक्लेस्टिकल अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ जो है वो उसके इख्तियार में थे कि वो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, इक्लेस्टिकल अफेयर्स और जो ट्राइबल एरियाज़ है उनकी ज़िम्मेदारी, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर के अंडर होगी। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर फेडरल सब्जेक्ट्स द गवर्नर वाज टू बी गाइडेड एंड एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुज मेंबर वाज नॉट एक्सीड 10 टू एक्सटेंड 10। जो है अदर जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बहुत सारे जो काम होते हैं गवर्नर जनरल के वो उसको एडवाइस पे काम करना पड़ता है मिनिस्ट्री के, जो कि 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये जो है प्रोवाइड किया गया था 1935 एक्ट में। द फेडरल मिनिस्ट्री वाज टू एडमिनिस्टर ऑल फेडरल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट द रिजर्व सब्जेक्ट। आगे चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ कंपोजिट नेचर ऑफ मिनिस्ट्री देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू बी कलेक्टिवली दैट इज मिनिस्ट्री वाज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेडरल लेजिस्लेशन। जो मिनिस्ट्री है वो फेडरल लेजिस्लेशन की जिम्मेदार होगी। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर गवर्नर जनरल हैड टू वर्क बेस्ड ऑन एडवाइसेस ऑफ मिनिस्टर। जो है प्रोसीजर के मुताबिक गवर्नर जनरल को मिनिस्टर के एडवाइसेस पे काम करना चाहिए। हाउएवर गवर्नर जनरल ही डिड नॉट ऑलवेज एक्ट on the advice of minister. In certain cases he was act in the individual judgment and he was responsible for his own decision। जो है गवर्नर जनरल को 1935 एक्ट में और जो मिनिस्टर थे इतने पावर दिए गए थे कि उन्होंने उसका बेहतरीन नमूने से मिसयूज़ किया और इसी वजह से ये एक्ट नाकाम हुआ, बिल्कुल भी नाकाम हुआ। इसमें ये कहा गया है कि गवर्नर जनरल हमेशा मिनिस्टर की एडवाइस पे काम नहीं करेगा। सर्टेन केसेस में उसको ये हक है कि वो अपनी जजमेंट के मुताबिक काम करे और जो नतीजा निकलेगा उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया विथ जुरिसडिक्शन ऑन इंडियन स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। 1 चीफ जस्टिस एंड 2 जजेस वर अपॉइंटेड। अब आते हैं फेडरल कोर्ट की तरफ। ये जो है फेडरल कोर्ट की तरफ अब हम आए हैं तो ये कहता है द फेडरल कोर्ट in this act the federal court to adjudicate
interstate disputes and matter concerning the interpretation of constitution. It also acted as the court of appeal from the decision of provincial high court. ये जो है इस एक्ट में जो है वो फेडरल कोर्ट का भी इफ्तिताह किया गया जो कि अंदरूनी मामलात को देखती है, और जो स्टेचू बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी सही नमूने से बनाया जाए कभी भी परफेक्ट नहीं होता। टाइम के हिसाब से, जुरिस्डिक्शन के हिसाब से या कुछ सर्कमटेंसेस के हिसाब से उसमें चेंजेस लाजमी होते हैं। तो उसको ये इख्तियार दिया गया कि इंटरप्रेटेट आप कर सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, आप सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या चेंज किया जाए। इट आल्सो एक्ट एज कोर्ट ऑफ अपील फ्रॉम डिसीजन ऑफ प्रोविंशियल हाई कोर्ट। पहले जो है वो हाई कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता था, लेकिन अब अपील की जा सकती है हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ। वो किस में अपील होगी? फेडरल कोर्ट में अपील होगी। ठीक है, अब आते हैं क्रिटिसाइज पे। जो क्रिटिसाइज़ किया गया इंडियन एक्ट 1935 पे, लेकिन इसमें जो है मैंने मेन पॉइंट्स लिखी हैं, लेकिन जो क्रिटिसाइज़ किया गया था उसकी क्रिटिसाइज़ की बहुत सारी वजूहत थी। अब पहला हम पढ़ते हैं 1, देयर वाज नो गारंटी टू इंडिविजुअल लिबर्टीज़। इसमें जो है किसी भी इंडिविजुअल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आप गवर्नमेंट चलाने के लिए नहीं बनाते, आप अपने लोगों की सेफ्टी के लिए बनाते हैं, आप अपने लोगों के लिबर्टीज़ के लिए बनाते हैं। तो उसमें ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नाकाम रहा। द सेकंड जो है द पीपल वर नॉट गिवन दियर राइट्स, लोगों के उनको हकूक़ नहीं दिए गए, और जिस मुल्क में हकूक़ नहीं दिए जाते वो जल्दी ही टूट जाता है। यह दुनिया की हिस्ट्री रही है। कोई भी ताकत के ज़ोर पे हुकूमत नहीं कर सकता। अभी आते हैं 3 पे। द फेडरल लेजिस्लेचर हैव नो कंट्रोल ओवर द फेडरल एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नर जनरल। जो है फेडरल लेजिस्लेचर को वो कंट्रोल ही नहीं था कि वो किसी भी एग्जीक्यूटिव या गवर्नर जनरल को कुछ कहे या उनको बाउंड करे कुछ करने के लिए। अभी जो हम आगे आते हैं, द नॉमिनीज ऑफ द स्टेट हैड अ हैंड इन लेजिस्लेशन ऑफ प्रोविंशियल assemblies, but provincial representative had no jurisdiction over the state affairs. There would be guaranteed a unique unilateral advantage to the state. अभी जो हम आते हैं इसके जो बहुत बड़ी जो क्रिटिसाइज़ की जो वजह बनी वो है कि कोई भी स्टेट का आदमी फेडरल का वो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में वो इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन कोई भी प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव को ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं कि वो किसी स्टेट के अफेयर में जो है इंटरफेयर करे। अब इसको हम क्या कहें? इसको हम ये कहेंगे देयर वुड बी गारंटीड यूनिक यूनिलेटरल एडवांटेज टू द स्टेट। ये स्टेट को एक बहुत बड़ा यूनिलेटरल एडवांटेज था जो कि सिर्फ एक ही हाथ पे था। अब जो हम मेन टॉपिक जो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो गवर्नर जनरल है। मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, जो कि एक्ट कर रहे थे गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल वाज द हेड ऑफ़ द स्टेट। इसको हम प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, और उसके पास जो तकरीबन जो अथॉरिटीज़ थी वो प्रेसिडेंट की थी। आगे चल के 1956 तक 1960 तक ये हमारा सिलसिला चला कि हमारे पास 4 गवर्नर रहे। उसके बाद अयूब खान के दौर में इस सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया गवर्नर जनरल को, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मुतारफ़ करा दिया गया, जिसके बाद प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ़ द स्टेट होगा। पहले गवर्नर जनरल था जो कि सबऑर्डिनेट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इस पे हम आगे चलेंगे। ये ब्रीफ हिस्ट्री है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस पे आगे भी लेक्चर्स बनेंगे, लेकिन ये मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इसको अगर आप समझ गए तो आगे आपको आसानी होगी कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन इसमें इंटरप्रेटेड करके बना और इसमें जो है चेंजेस करके बना, और जो है इसने बहुत बड़ी जो हाथ है इंडियन एक्ट 1935 का पाकिस्तान को चलाने में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी हम गवर्नर को डिस्कस कर रहे हैं। ही वाज इन चार्ज ऑफ द सेवरल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इक्लेसिस्टिकल अफेयर्स एंड ट्राइबल एरियाज़। जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो फॉरेन अफेयर का जिम्मेदार होगा, इक्लेसिस्टिकल अफेयर्स का जिम्मेदार होगा, ट्राइबल एरियाज़ का जिम्मेदार होगा। ही अपॉइंटेड 3 काउंसलर टू हेल्प हिम इन हिज वर्क। वो 3 काउंसलर जो है वो अपॉइंट कर सकता है अपनी मदद के लिए। ही कुड इशू 2 काइंड ऑफ ऑर्डिनेंस। ये जो है 2 काइंड के ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब है कानून,
ordinance, one type of ordinance he could issue at any time that lasted for 6 month। एक जो ऑर्डिनेंस है वो किसी भी वक्त जो है वो जारी कर सकता है जिसकी जो चलने की मुद्दत है वो 6 मंथ होगी, और जो 6 मंथ के बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। द अदर काइंड ऑफ ऑर्डिनेंस कुड बी इशूड व्हेन द लेजिस्लेचर वाज नॉट इन सेशन, कि जब कानूनी असेंबली काम नहीं कर रही होगी किस सर्कमटेंस की वजह के, कुछ इशू की वजह से, तो वो तब भी ऑर्डिनेंस जारी करने का हक रखता है। वो हो गया दूसरे काइंड का ऑर्डिनेंस। ही कुड अपॉइंट एंड डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आल्सो कुड प्रिजाइड ओवर दियर मीटिंग्स। ये जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया गया था कि वो अपने हाथ से मिनिस्टर को लगा सकता है, अपने हाथ से मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, उनकी मीटिंग्स को प्रिजाइड कर सकता है। द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल वाज रिक्वायर्ड टू इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स एंड फेडरल and provincial legislature. He was authorized to stop discussion on any bill. He could also withhold assent to any bill, send it back and reserve it for consideration. ये जो गवर्नमेंट जनरल को एक बहुत बड़ा पावर दिया गया था कि आप असेंबली में किसी भी बिल पे जो है डिस्कशन रोक सकते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के मुतज़ाद था, और ये डेमोक्रेसी जो सिर्फ नाम की रह गई थी। आगे चल के हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के साथ क्या मजाक किया गया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो हमारी शुरू से 1947 से इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसके कारनामे क्या हैं, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी गवर्नर जनरल के हवाले से तो वो किसी भी बिल को रोक सकता था, और जो बिल उसके पास दोनों हाउसेस से पास होके आया है वो उसको भी वापस कंसिडरेशन के लिए भेज सकता था। He was given control over 80% of federal budget, the non-votable items of the budget form a major part of the budget। इसको जो है 80% फेडरल बजट दिया गया था कि वो कहाँ भी इस्तेमाल कर सकता है। He could in his desiration send instruction to the governors and it was the responsibility of governors to carry out them। He was authorized to summon, purge or dissolve the federal assembly। He could summon both houses for joint sitting। He could address legislature or sending them message regarding certain bills। ये जो असेंबली का सेशन रोक भी सकता है, इसको डिज़ोल्व भी कर सकता है। ही कुड समन बोथ हाउसेस फॉर जॉइंट सिटिंग, ये दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग के लिए बुला सकता है। वो एड्रेस कर सकता है किसी भी सर्टेन बिल के लिए या कोई भी मैसेज के लिए। इसी गवर्नर जनरल ने जो है पाकिस्तानी फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है जिसको प्रिजाइड मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब कर रहे थे, उनको डिज़ोल्व किया था। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। जो गवर्नर जनरल के एडवांटेज जिन लोगों ने लिए थे, या जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, यहीं पे जो उनको बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं जो कि डेमोक्रेसी जो जिस मुल्क में होती हैं उसके मुतनाज़िद हैं कि आप किसी भी जो पार्लियामेंट है उसको डिज़ोल्व कर दें विदाउट एनी रीज़न के, या जो भी है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। ही वाज अथोराइज्ड टू समन, ये हमने पढ़ लिया। ही कुड सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पास ये भी बहुत बड़ा अख्तियार था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म भी कर सकता था। अभी जो है हमने बहुत सारे इसके जो है डिसएडवांटेज ऑफ 1935 एक्ट ऑफ इंडिया जो है इसके पढ़ लिए हैं। जो उसके सब्जेक्ट मैटर था, जो गवर्नर जनरल थे, बाय कैमरल जो है इसका सिस्टम था। अभी हम इसका रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं तो हमारे को इस टॉपिक को तकरीबन याद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने कहा ये एक मास्टरपीस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, जो कि 2 अगस्त 1935 को जो है वजूद में आया। और उसका जो है वो इम्पोज़ कब किया गया, ये जो जब इम्पोज़ किया गया जुलाई 1937 में ये जो है इसको इम्पोज़ किया गया। इसको फुली इम्पोज 1 अप्रैल 1937 को किया गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी देखी और उसके जो है अब इम्पोर्टेंस देखेंगे। The importance of India Act 1935। The Government of India Act 1935 Act holds a great significance in constitutional history of Pakistan। जैसे कि मैंने बताया पाकिस्तान एक जो न्यू जो है कंट्री जब बना था तब उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान इट वाज अ स्टेट विदाउट एनी लॉ टू रेगुलेट द कंट्री। Thus, this act was taken adopted interim constitution of Pakistan after certain changes
दिस एक्ट आल्सो गाइडेड द फार्मर टू लेजिस्लेट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान। इस एक्ट ने जो है हमारी बहुत सारी मदद की थी। जब पाकिस्तान न्यू बना था तो उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लॉ नहीं था, तो उसको अडॉप्ट किया गया था सर्टेन चेंजेस करके, और इसी ने हमारी आगे चल के इसी में इंटरप्रेटेट करके, इसी में चेंजेस करके जो है हमने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उससे आगे 1956 का, 1962 का और 1973 का इसी में से चेंजेस करके जो है वो बनाया गया था। तो उसकी इंडियन एक्ट 1935 की जो है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि बेसिक सोर्स बना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और आगे जो है हम 1949 की जो रेजोल्यूशन थी और जो 1956 के यहाँ पे जो पॉलिटिकल फेजेस थे, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को अब अब्रोगेटेड किया गया, किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय किया गया था, कौन से केसेस थे, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के जो डिसीशंस थे जो कि तारीख़ में एक मुतनाज़ा डिसीशंस हैं बहुत सारे, जैसे मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब का, बेगम नुसरत भुट्टो साहब का, और जो साहिबा का, और जो बहुत सारे केसेस हैं जिनके पाकिस्तानी हिस्ट्री में एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गए हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के उसके बाद जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी तक, उन सब के डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।